In 10 days from now, Maharashtra polls, and one of the most dominant figures of Maharashtra politics and politics of the country is former BJP president and senior union minister, Mr. Nitin Gadkari. I am in Nagpur, and this visit of Maharashtra cannot be completed without speaking to the Member of Parliament of Nagpur. Nitin ji, thank you so much for speaking to NDTV. Thank you very much. Sir, ये जो चुनाव है, सब लोग बोल रहा है इसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी छोटी पार्टियां भी हैं और जो बड़ा अलायंसेस भी है, महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति, उसमें भी तीन पार्टी है। पहली बार ऐसा हो रहा है दैट बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी हैव वन पार्ट ऑफ एनसीपी एंड वन पार्ट ऑफ शिवसेना। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड ऑल्सो अ सीनियर बीजेपी लीडर, where do you think is the battle of Maharashtra heading? महाराष्ट्र के अभी तक के जो चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में अलायंसेस बनी है, क्योंकि अलायंसेस बनाना ये पॉलिटिकल कंपल्शन भी है। आज ऐसी स्थिति नहीं रही है। एक समय कांग्रेस अपनी बदौलत चुनाव जीतती थी, बाद में कांग्रेस में भी डिवीजन हुआ और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की अलायंस वो भी जीती। जब कांग्रेस से, आपको याद होगा 75 की इमरजेंसी के बाद 77 में जब जनता पार्टी का निर्माण हुआ, तब बाद में कांग्रेस की सरकार आई थी। वसंतदादा पाटिल और त्रिपुरे साहब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, पर बाद में शरद पवार साहब ने उस समय कांग्रेस छोड़ दी और 14 लोगों को लेकर उन्होंने पुरोगामी लोकतांत्रिक दल की स्थापना की और उसमें जनता पार्टी, कांग्रेस ओ और शेतकरी कामगारी पार्टी ऐसे मिलकर एक अलायंस बनी थी, पुलोत। तो वो भी चुनाव में हम लड़े थे। पॉलिटिक्स ऑफ अलायंस इज़ ए पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्शन, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ ए गेम ऑफ पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस। तो ग्रास रूट पर अलायंस पॉलिटिक्स के सिवा कोई पर्याय नहीं होता। और अभी एक बात जरूर है कि इस समय शिवसेना 2 गुटों में बट गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस 2 गुटों में बट गई, और इसके कारण इस समय का पोलराइजेशन आज तक के पॉलिटिक्स में थोड़ा अलग हुआ है। पर इसमें निश्चित रूप से जो पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र का, वो पूरे महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स करके आप नहीं समझ सकते। यहाँ रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉलिटिक्स के अलग अलग आयाम है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्रीज है, अब मराठवाड़ा में भी शुगर फैक्ट्री है, हमारे यहाँ विदर्भ में कपास, सोयाबीन जैसे महत्वपूर्ण विषय है। तो हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग प्रश्न है। मुंबई शहर के प्रश्न टोटली अलग है, और विशेष रूप से मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, इनके सवाल अलग है। तो इसलिए एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है, और इसमें अलायंसेस होने के कारण टफ कंपटीशन है। पर मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से जो हमारी महायुति है वो निश्चित रूप से चुनाव में सफल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, क्योंकि आपने कहा ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो ये माना जाए कि इस बार चुनाव 288 बैटल्स हैं, लोकलाइज्ड इलेक्शन है, जो हर क्षेत्र में, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी लड़ाई हो रही है। कोई ओवर आर्चिंग थीम नहीं है महाराष्ट्र का कि इस बार चेंज है या कंटिन्यूटी है। देखिए, पहली बात तो ऐसे कि भारत सरकार में जो कुछ काम हुआ उसका एक परिणाम है। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हमारी सरकार ने महाराष्ट्र में जो अच्छा काम किया है वो लोगों के सामने है। दूसरी बात ये भी है कि महाराष्ट्र सरकार में शिंदे जी के नेतृत्व में, फडणवीस जी के नेतृत्व में, अजित पवार के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया वो भी लोगों के सामने है। तो स्वाभाविक रूप से किया हुआ काम, परफॉर्मेंस, ये तो सब्जेक्ट है ही। फिर हर उम्मीदवार, उस उम्मीदवार का उस मतदार क्षेत्र में स्थान क्या है, उसका कितना फॉलोइंग है, कितना पब्लिक सपोर्ट है, ये भी महत्वपूर्ण है। 2-3 बातें महाराष्ट्र में हुई है कि पिछली बार चुनाव में ये गलत प्रचार किया गया था कि हमारी पार्टी अगर चुनकर आएगी तो बाबा साहब का संविधान बदल देंगी। बाद में ये झूठा प्रचार था। ना हम संविधान बदलने वाले हैं, ना बदलने का इरादा है, ना हम किसी को बदलने देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस में ऑलरेडी ये निर्णय आ गया है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 10 न्यायमूर्ति ने दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, तो बदल ही नहीं सकता। बाकी जो 2 पार्ट हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी में, जब इंदिरा जी चुनाव हार गई रायबरेली का, तो उस समय विशेष रूप से उन्होंने अपने खुद के स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। कांग्रेस पार्टी ने संविधान तोड़ा, बाद में जनता पार्टी ने आकर वो कलम रद्द की है। तो संविधान से छेड़छाड़ अगर किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की, पर यहाँ अपप्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है, पर अब लोगों को उस मुद्दा साफ हुआ है, लोगों की गलतफहमियां भी दूर हुई है और लोकसभा के चुनाव के विषय अलग थे। इस समय निश्चित रूप से हमें एज है और हमारी अलायंस जीतेगी। सर, वन सेंस दैट वाज देयर आल्सो ड्यूरिंग द लोकसभा पोल्स वाज कि भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, इसीलिए आपने शिवसेना को तोड़ा, इसीलिए आपने एनसीपी को तोड़ा और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए सिंपैथी थी, शरद पवार के लिए सिंपैथी थी। देखिए, शरद पवार महाराष्ट्र में बहुत कद्दावर नेता है, पर उनके राजनीति में जब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, हमारे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनने सब पार्टियां फोड़ी, शिवसेना को भी फोड़ा है, भुजबल वगैरह उस समय उन्होंने बाहर किए, निकाले। उन्होंने राजनीति में ये अक्सर होता है और ये सही है कि गलत, ये बात अलग है, पर पॉलिटिक्स में ऐसा कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स। तो ये कभी ये बातें होती है, कभी जनता में इसका फायदा भी होता है, कभी रिएक्शन भी आती है। तो उस वक्त रिएक्शन था नहीं, अभी इस समय लोकसभा में ओवरऑल जिस प्रकार का अपप्रचार कांग्रेस ने किया और मुसलमानों के मन में भय पैदा किया वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और दलित समाज और आदिवासी समाज में संविधान को लेकर गलतफहमी पैदा की, और आदिवासी को कहा गया कि आपका आरक्षण बंद करने वाले हैं। तो ये जो थोड़ा सा प्रचार जिस प्रकार से हुआ उसके कारण हमें थोड़ी तकलीफ हुई, पर अब चुनाव के बाद ये सिद्ध हो गया कि ना ऐसा कोई बात है, सब प्रचार झूठा था। तो निश्चित रूप से अब इसमें हमको जनता का विश्वास अच्छी तरीके से मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नो, you're one of those who has worked very closely with बाला साहब ठाकरे। उद्धव ठाकरे का आपके साथ अलायंस ना होना 5 साल पहले, प्रीपोल अलायंस था, उसके बाद सरकार नहीं बनाना, और उसके बाद वो तोड़ करके वो चले गए, मतलब आपने तोड़ दिया दोनों पार्टीज को, और उसके बाद जो बहुत ही बिटर पॉलिटिक्स रहा है दोनों साइड से, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बाला साहब ठाकरे जब थे तब प्रमोद जी, गोपीनाथ जी, मैं भी उस समय था, पहली बार हिंदुत्व के विचारों के लिए अलायंस हुई थी। वो कोई केवल सत्ता के लिए गठबंधन नहीं था। बाला साहब का अपना एक स्वभाव था, उनका एक नेतृत्व था, और मैं उन भाग्यवान लोगों में से हूँ कि जिसको बाला साहब का बहुत प्रेम मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से था। वो मुझे गडकरी के बजाय रोडकरी कहते थे, रोड की वजह से। रोड के कारण, और बाला साहब से खुली चर्चा होती थी। परिस्थिति में ऐसा हुआ कि बाद में जो हिंदुत्व के लिए बनी हुई अलायंस अगर नहीं टूटती तो उसमें महाराष्ट्र के मराठी लोगों का हित था, पर दुर्भाग्यवश अलायंस टिक नहीं पाई, विवाद हुए और टूट गई। पर नेचुरल अलायंस जो थी उस समय जो बनी थी वो भाजपा शिवसेना की नेचुरल अलायंस थी, क्योंकि हिंदुत्व का विचार लेकर शिवसेना और भाजपा दोनों भी चलते हैं। तो आज जो जिन पार्टियों के साथ उद्धव ठाकरे जी काम कर रहे हैं वो पार्टी का हिंदुत्व वाली, अभी अबू आजमी भी उनके साथ आ गए, कांग्रेस भी आई, शरद पवार के राष्ट्रवादी को, उनके अपने अलग अलग विचार हैं। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। मैं पॉलिटिक्स का ऑफ कन्विक्शन का विद्यार्थी हूँ, और माई कन्विक्शन इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। अब धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स का ऑफ कन्वीनियंस हावी हुआ है, और स्वाभाविक रूप से राजनीति में डिटोरेशन होता है तो सब लोगों को लगता है कि मेरा क्या होगा। हर आदमी एमएलए बनना चाहता है, हर आदमी मंत्री बनना चाहता है, और इसके कारण जो आइडियोलॉजिकली पॉलिटिक्स था उसमें कमी आई है।
इसमें लोकतंत्र का नुकसान हुआ। इसलिए हमको फिर से एक बार विचारों के आधार पर पॉलिटिक्स को मजबूत करना होगा, उसी से लोकतंत्र मजबूत होगा और ये कोशिश करती रहनी चाहिए। Sir, one view is that the real Shiv Sena is always the one which has Thackeray at its helm, not a Shinde leading a Shiv Sena. देखो, राजनीति में अनेक सवालों के जवाब चुनाव से मिलते हैं और अब चुनाव हो रहा है और चुनाव ये तय कर देता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब टूटी, इंदिरा जी ने अलग पार्टी तैयार की और निजलिंगप्पा मोरारजी देसाई ने अलग पार्टी तय कर दी, कांग्रेस ओ, और इंदिरा जी की कांग्रेस इंदिरा। परिस्थिति में इंदिरा जी ने प्रूव किया तो एक कांग्रेस रिलीवेंट रही और एक चली गई। जनता की अदालत में ये सब बातों के फैसले होते हैं और उससे कुछ पार्टियां खत्म हो जाती है और कुछ पार्टी मेन स्ट्रीम में बढ़ती हो जाती है। तो आज तो कुछ कहना ठीक नहीं है, पर चुनाव के बाद भी उसके ऊपर मूल्यांकन हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट मराठा फैक्टर? इस चुनाव में है कि मुसलमान, महिला और मराठा तय करेंगे कि महाराष्ट्र किधर जाएगी। तो मराठा कितनी बड़ी आपकी सरदर्द बने हुए हैं? देखिए, महाराष्ट्र की जो राजनीतिक परिस्थिति है, माहौल है, वो इस समय सबसे दुख का विषय कि जातिवादी माहौल ने थोड़ा खराब किया है और बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। मैं किसी जात को आरक्षण देने के विरोध में नहीं हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। जिस भाव में गैस का सिलेंडर मुसलमान को मिलता है, उसी भाव में हिंदू को मिलता है। अब दुर्भाग्य ये कि आरक्षण की अपनी एक मर्यादा भी होती है, पर यह बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पर महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, इनके वैचारिक अधिष्ठान महाराष्ट्र में रहा और इसलिए जातिवाद मुक्त सुदृढ़ लोकतंत्र, ये महाराष्ट्र ने ये विचार पूरे देश को दिया है। पर इस समय जातीयवाद पर, जाति का उपयोग करके समाज को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और दलितेतर समाज, अल्पसंख्यक समाज में डर पैदा करना, दलितों के मन में जानबूझकर संविधान बदल रहा करके गलत प्रचार करना, आदिवासी कहना तुम्हारा आरक्षण रद्द हो रहा है और मराठा के भी आरक्षण की कहानी है। तो इन सब बातों से ये जो बातें, हर व्यक्ति का अधिकार है क्या करना और क्या नहीं करना, पर महाराष्ट्र का जो सोशल फैब्रिक था, जिसके लिए महाराष्ट्र जाना जाता था, और आज भी पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका सबका विचार, उनका कार्य, कर्तृत्व, विचार पूरे देश में है। ऐसे स्थिति में जिस महाराष्ट्र ने दिया, वह जाति के आधार पर समाज ऐड हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक नेताओं को मिलकर एक बार ये महाराष्ट्र को शिवाजी महाराज, फुले, अम्बेडकर, शाहू महाराज की दिशा में अगर जाना होगा तो जातिवाद और सांप्रदायिकता से दूर हटकर विकास के मुद्दों के आधार पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान जो है उनका कल्याण कैसे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो और सुखी, समृद्ध, संपन्न महाराष्ट्र कैसे निर्माण हो। हम लोग कहते थे कि हमारा आदर्श है छत्रपति शिवाजी महाराज, और उसके लिए उनके राज्य को कहते थे शिवशाही। जब बाला साहब ठाकरे थे हमारे नेता, तो वो ये कहते थे कि महाराष्ट्र में शिवशाही लानी है। तो मुझे लगता है ये शिवशाही जो है ये जातीयवाद मुक्त है। शिवशाही, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य ऐसा था कि जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर किसी को उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, महिलाओं के साथ सम्मान किया और स्त्री पुरुष समानता का व्यवहार रखा। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का बेस, महाराष्ट्र का आत्मा इन सब महापुरुषों के विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। एक टेम्पररी फेज है ये निकल जाएगी और फिर से हम सही दिशा में ही निश्चित रूप से जाएंगे। व्हाट अबाउट जरांगे पाटिल? अब वो अपनी बात कहते हैं, वो किसके साथ है? ये तो वही बता पाएंगे कि वो किसके साथ है। आप लोगों से नाराज हैं क्या? पर मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा देवेंद्र के खिलाफ बोलते हैं, तो मुझे लगता है ये उसके साथ अन्याय करते हैं। मैं तो जातीयवाद की राजनीति करता नहीं,
और मैंने नागपुर में जब था तो कहा था कि नागपुर शहर मेरा परिवार है, मैं नागपुर का हूँ और पूरी जनता मेरा परिवार है। मैं जात पंथ धर्म के आधार पर न किसी को डिस्क्रिमिनेट करूँगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही बात पे काम करूँगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक फेज़ है ये इस चुनाव के बाद निकल जाएगी। सर, अभी कुछ दिन पहले थोड़ा एक कुछ बयान आया, उसके बाद एक रिएक्शन हुआ, तो थोड़ा केओस हुआ कि महायुति की अगर सरकार बनती है 23 तारीख को, अगर आपको मैंडेट आता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? तो उस पर क्लैरिटी है या अभी भी उसके इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार किया जाए? लोकतंत्र में नए एमएलए चुनकर आने के बाद अपने नेता का चयन करते हैं, और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में इसका फैसला पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व चर्चा करके करेगा। सो उस पर भी कोई ये तय नहीं है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, महाराष्ट्र का ये जो चुनाव है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तीनों के नेतृत्व में लड़ाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि तीनों पार्टी मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और उचित समय पर पार्टी के नेता इसका फैसला करेंगे। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, आपका असेसमेंट क्या है 23 तारीख को क्या होगा? मेरा तो असेसमेंट, अभी तो मैं, क्योंकि आपने काफी घूमा है। हाँ, अभी आप बहुत सारे क्षेत्र में जाकर आपने पब्लिक मीटिंग्स की है। अभी तक मेरी कम से कम 22-23 मीटिंग हुई है, और 50 से 40-45 मीटिंग करूँगा। तो मैं पूरे महाराष्ट्र में ज़्यादातर, अब मैं विदर्भ में घूमा हूँ, गोंदिया जिला में, नागपुर ज़िले में, फिर वर्धा जिला मैंने पूरा किया, नागपुर शहर में भी काफ़ी सभाएं पूरी की। अभी मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा की तुलना में अलग अच्छा एटमॉस्फेयर है, और निश्चित रूप से हमारी अलायंस को लोग विकल्प के रूप में चुनेंगे, और भारत सरकार ने किया हुआ काम ऑलरेडी उसका भी परिणाम है, और लाडली बहन योजना जो राज्य सरकार ने शुरू की उसका भी परिणाम है। ओवरऑल ये चुनाव में हमें अच्छी जीत हासिल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नितिन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग 2020।